अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप अपना लेसन पढ़ रहे थे हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, जो कि कहानी है एक टूरिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट क्रिस्टोफर की, जिसने ये इरादा किया था कि वो सहारा डेज़र्ट के नॉर्थ से स्टार्ट होकर उसके साउथ तक जाएगा। क्रिस्टोफर की जर्नी स्टार्ट हुई थी फोर्ट ऑफ सहारा से, जिसका नाम है बुसादा। वहाँ से एक ट्रक और उसके बाद वेपन कैरियर में लिफ्ट लेके वो पहुँचा गार्दिया तक, जिसको सिटी ऑफ फ्लाइज कहना गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि गार्दिया के बाद वो कहाँ तक पहुँचा। हम अपना सेकंड पेज से इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। He was able to continue his hitchhiking to the south in the leisurely manner that was so typical of the desert. हमारे टूरिस्ट यानी क्रिस्टोफर अपना लेजरली मैनर इसी तरह स्लोली अपनी जर्नी, जो कि टिपिकल ऑफ डेज़र्ट है, जो कि सहरा की खसूसियत है, उसके साथ वो अपनी जर्नी शुरू कर रहा था। एंड द डे ऑफ हिज अराइवल ही डिस्कवर्ड, अपनी अराइवल के दिन उसको पता चला दैट देयर वॉज अ ट्रक ड्यू टू लीव एट वंस फॉर अल्गोलिया, कि अल्गोलिया के लिए एक ट्रक निकलने वाला है। ये बेटा अब एक नया शहर है। The truck was a new and powerful one and carried all kinds of goods: pins and needles, sewing machines, pots and pans, machine parts. It weighed 10 tons. एक बड़ा ट्रक जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो उसने ट्रांसपोर्ट करनी थी अल्गोलिया शहर तक, उसमें मौजूद थी। For about 10 miles outside the town, the road continued, then it stopped. The route lay across an apparently trackless desert. शहर से बाहर निकल के 10 मील तक तो सड़क चलती रही, लेकिन बाद में सड़क रुक गई। अब उनके सामने था एक ट्रैकलेस डेजर्ट, एक ऐसा डेजर्ट जिसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। नंदलेस का मतलब है हाउएवर, बहरहाल। द ड्राइवर नेम्ड हैंटवर पिक्ड हिज वे विद अनकैनी स्किल, लेकिन बहरहाल ड्राइवर ने अपना रास्ता जो था अनकैनी स्किल का मतलब होता है इंतहाई गैर मामूली, एक्स्ट्रॉर्डनरी महारत से वो अपना रास्ता बनाता रहा। इट वॉज डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग, सफ़र तो मुश्किल था। At times the sand became too soft to bear the weight of the heavy truck. It was then necessary to stop at once. If the wheels had been allowed to spin, they would have dug themselves deeper. अक्सर जगहों पे रेत इतनी ज़्यादा नरम हो जाती कि उन्हें रुकना पड़ जाता, क्योंकि अगर वो व्हील को स्पिन करने देंगे, अगर पहिए घुमाएंगे, तो वो रेत में अंदर तक धंस जाएंगे। 10-foot strips of steel mesh was dragged from the truck and placed together to make a runway for the wheels to bite on as the truck moved. इसका हल क्या था कि ट्रक के पिछले हिस्से से एक 10 फुट लंबी स्टील की चादर जो है वो निकाली जाती, उसको ट्रक के आगे बिछाया जाता ताकि पहिए उसके ऊपर चल सके। When it reached harder ground, the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck. Christopher performed useful service in helping the greaser with this arduous operation. और जब सख्त रेत पहुंच जाती तो फिर उस स्टील मैश को उठाकर वापस ट्रक पे डाल दिया जाता। और इस आर्डुअस टास्क में, आर्डुअस का मतलब होता है इस लेबोरियस टास्क में जिसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें क्रिस्टोफर ने कंडक्टर का भरपूर साथ दिया। The driver added to the discomfort of the journey by relating details of a recent case in which 3 English people had attempted to cross part of the desert in a car with only 1 day's water supply. उनके सफ़र की जो डिस्कम्फर्ट थी, सफ़र की जो अनईज़ थी, उसकी सफ़र की मसाइब को मज़ीद इजाफ़ा किया राइटर ने कहानी बता के कि किस तरह 3 अफराद ने एक गाड़ी में सवार होके, और जब उनके पास पानी की सप्लाई भी एक दिन की थी, सहरा पार करने की कोशिश की। Their car had become stuck in a sand dune and 3 days later their bodies were found dried up like leaves. Sand dunes, एक रेत का जो टीला है, उसमें उनकी कार स्टक हो गई थी, फंस गई थी, और बाद में उनकी ड्राइड बॉडीज मिली थी। They drained the radiator in their desperate thirst and one of them tried to drain the oil from the crankcase. तो उन्होंने अपनी इंतहाई प्यास में रेडिएटर में से पानी निकालने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि ऑयल तक पीने की कोशिश की थी। Handout had been one of the search party and he spared the listener none of the grim details. हैंडआउट सर्च पार्टी का एक मेंबर था जो उन नौजवानों को ढूंढने के लिए सहरा में निकली थी, लिहाजा उसने अपने सामीन को उसकी जो ग्रीन डिटेल्स, उसकी जो पेनफुल डिटेल्स थी, उसकी ज़रा सी भी बात से उनको नहीं बचाया, यानी तमाम डिटेल्स उनको बताई।
The story came vividly to Christopher's mind on the second morning. और अगली सुबह ये स्टोरी क्रिस्टोफर के बिल्कुल सामने आ गई. Vividly का मतलब है very clear. The greaser announced that one of the two goatskin bags of water had burst during the night. ग्रेजर ने बताया कि रात को जो बकरी के स्किन के जो थैले थे उनके पास जिनमें उन्होंने पानी स्टोर किया हुआ था वो फट चुके हैं. Even if everything went well, the rest of the journey wouldn't be pleasant. और उनका अगला सफ़र शायद कुछ खुशगवार नहीं होगा. An outpost with a water supply was found in one of Christopher's maps and they set off towards it. एक आउटपोस्ट, एक ऐसी चौकी जहाँ पर उनको पानी की सप्लाई नज़र आ रही थी. क्रिस्टोफर के मैप को देख के वो उसकी तरफ चल दौड़े. By dawn they had gone 50 miles and dug out 5 more sand dunes. सुबह होने तक सिर्फ 50 मील का सफ़र किया था. 5 रेत के टीलों से गुजरे थे. Christopher was sick with thirst and to add to his misery he had jumped barefooted from the driver's cabin on one occasion, not realizing the intense heat of the sand. क्रिस्टोफर की हालत बहुत ख़राब थी. एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, और अपने प्रॉब्लम, अपनी जो परेशानी है वो बढ़ाने में उसका भी रोल था कि वो अनजाने में नंगे पाँव ट्रक से कूद गया. With a scream of pain, he hopped back into the truck. और चीख के साथ ही hopped back. Hop back होता है जब आप छलांग लगाते हैं, जब आप जंप करते हैं. When you spring back, तो he sprang back into the truck. Meanwhile, his thirst grew fiercer. और साथ ही उसकी जो प्यास थी, fiercer का मतलब है शदीद तरीन, worst होती गई, बदतरीन होती गई. Everything was dead and dry and hot. My mind was foggy. I was on fire. The inside of my head felt dried up and my lungs hurt from the hot air. अब क्रिस्टोफर अपनी उस तकलीफ़ को कैसे बताता है कि उसका जहन फॉगी हो रहा था. फॉगी इज़ अनक्लियर, जहाँ वो ही इज़ अबाउट टू फेंट और उसको हर चीज़ झुलसती हुई आग में महसूस हो रही थी और गर्म हवा से उसके अंदरूनी आज़ा तक मुतासिर हो रहे थे. There were times when I tried to make myself faint, but my head was pouncing with such pain that it kept me conscious. और बड़ी बार उसने कोशिश भी की कि वो बेहोश हो जाए, but his head was pounding, लेकिन उसका सर इतनी तकलीफ़ से बज रहा था कि उससे वो बेहोश भी नहीं हो पाया. The outpost was discovered at last and it contained a well full of cool water. They drank until they could drink no more. और आखिरकार उन्हें वो पानी की एक चौकी मिल गई थी जहाँ पे उन्हें खूब सारा पानी पिया. अगला पैराग्राफ आप देखें. एल्गोलिया 100 miles on was reached without further mishap. और फिर मज़ीद किसी मिसहैप, किसी मिसफॉर्चून, किसी परेशानी के बगैर वो एल्गोलिया पहुँच गए. It was a fascinating little town. ये एक फैसिनेटिंग, बड़ा प्लेजेंट छोटा सा कस्बा था. ट्रू ओएसिस, जिसको आप सही मानों में सहरा का नखलिस्तान कहेंगे. विद सो मच वाटर अवेलेबल दैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू विद इट, जहाँ पे पानी कसीर मिकदार में मौजूद था. Every day of the week that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town, shaded by palm trees and fruit trees, or lying on the cool grass beside the pool, watching the birds feasting on the dates. What a contrast from the desert all around it. तो एल्गोलिया एक ऐसा शहर था जो इंतहाई फैसिनेटिंग टाउन है, जिसमें पानी कसीर मिकदार में है. और वहाँ वो पानी के उस पूल के पास क्रिस्टोफर दिन भर लेटा रहता था, बर्ड्स को देखता रहता था कि वो किस तरह से फीस्टिंग ऑन डेट्स पे दावत कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं. और एल्गोलिया टाउन सहरा के उन मसाइब के सामने बिल्कुल एक कंट्रास्ट पेश करता था, एक दूसरी तस्वीर पेश करता था. द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया टू इंसला वॉज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट. अब एल्गोलिया के बाद बेटे उनका अगला पड़ाव है इंसलाह की तरफ, और ये जर्नी भी एक्साइटमेंट से भरी हुई थी. It was made in a heavy truck carrying 10 tons of ammunition, driven by a particularly able and experienced driver who made his way across the apparently trackless desert, was a source of constant amazement to Christopher. अब एल्गोलिया से अलसलाह की तरफ जर्नी किस तरह हुई, ये हिच हाइकिंग के ज़रिए हुई एक ट्रक में. वो ट्रक भरा हुआ था एम्यूनेशन से. एम्यूनेशन का मतलब है बारूदी सामान. अब बेटे आपको ये तो पता चल गया है कि ये सहरा के उस इलाके की बात हो रही है जो फ्रांसीसी कंट्रोल में है, यानी उनकी नो आबादी है, जहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उस इलाके को फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है. तो इसके लिए वहाँ पे एम्यूनेशन और ये बारूदी सप्लाई, और वो जो आप देखते हैं कि आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं,
वो उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से क्रिस्टोफर को लिफ्ट मिल जाती है। अब ये सफ़र जिस तरीके से गुजरा है वो क्रिस्टोफर के लिए कांस्टेंट अमेजमेंट है। वो उस पर बड़ा हैरान है ड्राइवर की महारत पे कि एक ऐसा सहरा जिसमें कोई सड़क नहीं, जिसमें कोई रास्ता नहीं, वो किस तरह उसमें मंजिल मकसूद तक चला रहा है उसको। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे क्रिस्टोफर सफ़र्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस. The maid assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water. Christopher was doubtful, but he risked it. The result was disastrous. During the heat of the day, they were lying in the shade of the truck, the two Arabians asleep. Wanting something from the driver's cabin, he got up to get it. As he was climbing up, he was suddenly overcome by a strange sickness. His head started to pound, and he found himself shivering violently. अब एक मौका ऐसा आया कि जहाँ पर उसको अचानक से लगा कि वो बेहोश होने वाला है और वो उसने कांपना शुरू कर दिया, उसका सर बुरी तरह घूमने लग गया. ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स और उसको लगा कि ही इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, कि वो गिरने लगा है. सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड. लिहाजा उसने ब्लेजिंग सैंड, उस दहकती हुई रेत पर गिरने से बचने के लिए डेस्परेट एफर्ट, एक बड़ी शदीद कोशिश की. हिज फॉल एज ही ब्लैक्ड आउट फॉर्चुनेटली वोक द अदर टू. हिज फॉल, जैसे ही वो गिरा, ब्लैक आउट, बेहोश होके, फेंट होके, तो गिरने से बाकी दो की आंख खुल गई. एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और उन्होंने तेज़ी से उसको छाँव में घसीट लिया. For an hour he couldn't speak. His two companions took off their turbans and poured water on them, using them to rub his body gently in order to keep his temperature down. When he recovered his senses, they gave him as much water as he could drink. और बाद में उन्होंने उसको अच्छे से रेस्क्यू भी किया, उसकी बॉडी को हाइड्रेट किया. उन्होंने अपने कपड़े भिगो के उसको जगाने की कोशिश की और उसको खूब सारा पानी पिलाया. द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ नॉट the only respect in which Ansala differs from Algolia. The later town, with its shady swimming pools and its luxuriant trees and plants, has triumphed over the barrenness of the desert. अब इंसला किस तरह का इलाका है? ये भी अल्गोलिया का जैसा ही एक शहर है जिसमें छाँव है, जिसमें पानी के पूल्स हैं, इसमें लग्जरियंट ट्रीज़ हैं, इसमें बड़े जो हैं कंफर्टिंग और लेविश ट्रीज़ हैं इस जगह पे. और इस जगह ने ट्रायम्फ्ड, इसने फतह पा ली है, इस जगह ने विक्ट्री ले ली है ओवर द बैरनेस ऑफ द डेज़र्ट, इस सहरा की उस तमाम इनफर्टिलिटी पे और उस सहरा की बंजर ज़मीन पे. इंसला इज़ फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल. इंसला अपनी बका की जंग लड़ रहा है. सर्वाइवल का मतलब है अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की. एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट, और शायद वो ये जंग हार भी रहा है. द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रोचिंग ऑन द टाउन, क्योंकि सहरा की रेत जो है वो तेज़ी से इंक्रोचिंग, तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से ईटिंग अप द टाउन, वो उस कस्बे की तरफ आ रही है. अब इस शहर के बारे में वो क्या बताता है कि इस शहर के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो कि अल्गोलिया की तरह बड़े खुशनुमा हैं, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे चरिंद परिंद हैं और वेजिटेशन है. लेकिन बेशतर हिस्से शहर के ऐसे हैं जिनको रेत ने अपनी लपेट में आ लिया है और आहिस्ता आहिस्ता उस शहर के बेशतर हिस्सों को वो खाती जा रही है, यानी उसको भी सहराई इलाके में तब्दील करती जा रही है. उसके नतीजा क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को इस जगह को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नकल मकानी करते चले जा रहे हैं. आपकी जर्नी जो है बेटे आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे. आपको पता चला कि इंसला का जो शहर जहाँ पे वो पहुँचा वो किस तरह का था, उसके क्या फ़ीचर्स थे. नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि इंसला के बाद जो उसका अगला पड़ाव था टेमन रेसेट की तरफ, वो वहाँ उस शहर तक कैसे पहुँचा और टेमन रेसेट में क्या ख़ास बातें हैं. See you tomorrow. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.